पिछले ज़माने का जिक्र है। मुल्क रूम पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान बादशाह बेहद इंसाफ करने वाला और रहम दिल था। रियाया उससे बेहद खुश थी। सुलेमान बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी ज़र्रीन। शहजादी ज़र्रीन बेहद खूबसूरत थी और बादशाह उससे बहुत प्यार करता था। उसने शहजादी ज़र्रीन को बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला था। उसने उसे इल्म के साथ साथ हर हुनर भी सिखाया था। उसका इरादा था कि शहजादी ज़र्रीन की शादी किसी बेहद बहादुर और अक्लमंद शहजादे से करके वो हुकूमत उन दोनों को देकर खुद अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो जाएगा। इसलिए जब शहजादी बड़ी हो गई तो उसने उसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। बेशुमार शहजादे शहजादी ज़रीन से शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन बादशाह को कोई रिश्ता पसंद ना आ रहा था। जिस किस्म का रिश्ता बादशाह चाहता था, ऐसा रिश्ता उसे ना मिल रहा था। इसलिए बादशाह बेहद परेशान था। आज भी जब वज़ीर आज़म ने मुल्क कनान के शहजादे के बारे में बादशाह से बात की तो बादशाह ने इनकार कर दिया, क्योंकि मुल्क किनान के शहजादे के बारे में उसने सुन रखा था कि वो खासा जालिम वाक़या हुआ है। बादशाह सलामत, आखिर आप कैसा रिश्ता चाहते हैं? शहजादी की उम्र बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। वज़ीर आज़म, शहजादी ज़रीन मेरी इकलौती बेटी है। मैं चाहता हूँ उसकी शादी ऐसे शहजादे से हो जो बेहद बहादुर भी हो और इंतहाई अक्लमंद भी, ताकि मेरी शहजादी के साथ मुल्क की रियाया भी खुश रह सके। बादशाह ने जवाब दिया। लेकिन बादशाह सलामत, अब ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा शहजादा आपके मियार पर पूरा उतरता है? वज़ीर आज़म ने कहा। हाँ, ये बात सोचने की है। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। बादशाह ने कहा। वो क्या तरकीब है बादशाह सलामत? वज़ीर आज़म ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। वो तरकीब ये है वज़ीर आज़म कि कोई ऐसी शर्त लगा दी जाए जिसे सिर्फ वही शख्स पूरा कर सकता हो जो बेहद बहादुर हो और अक्लमंद भी। इस तरह जो शहजादा वो शर्त पूरी करेगा वो शहजादी का हकदार बन जाएगा। बादशाह ने कहा। बहुत अच्छा फैसला है बादशाह सलामत, लेकिन ऐसी शर्त कौन सी हो सकती है? क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, एक शर्त मेरी समझ में आई है। वो ये है कि जो शहजादा शीशनाग का मनका ले आएगा वही कामयाब रहेगा। बादशाह ने कहा। शीशनाग का मनका? ये तो बिल्कुल ही मामूली सी चीज़ है बादशाह सलामत। अब भी दुनिया में ऐसे सपेरे मौजूद होंगे जिनके पास ये मनका होगा। कोई भी शहजादा ये मनका खरीद कर ला सकता है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि इसका हसूल नामुमकिन है। बादशाह ने चौंकते हुए कहा। अगर आप इस किस्म की शर्त चाहते हैं तो फिर बादशाह सलामत, सांपो की शहजादी नागरानी के मनके की शर्त लगा दीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा। सांपो की शहजादी नागरानी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बादशाह ने चौंकते हुए पूछा। बादशाह सलामत, पूरी दुनिया के सांपों में एक मादा सांप ऐसा होता है जिसे नागरानी कहा जाता है। पूरी दुनिया के सांप उसके मुती होते हैं। शीशनाग तो उसका अदना सा खादिम समझा जाता है। उसे नागरानी भी कहा जाता है और सांपों की शहजादी भी। उस नागरानी में ये ताकत होती है कि वो इंसानी रूप में आ सकती है। इसलिए बूढ़े सपेरे बताते हैं कि सांपों की शहजादी अक्सर इंसानी रूप में ही रहती है। आम आदमी उसे पहचान ही नहीं सकता। सिर्फ उसकी एक निशानी होती है कि सांप उसके मुती होते हैं। कोई सांप उसे काटने की जुर्रत नहीं कर सकता। उसकी आंखों में ऐसी ताकत होती है कि जिसकी तरफ वो नज़र भर कर देखती है वो मफलूज होकर रह जाता है। उसके पास एक मखसूस मनका होता है। वो जिस पर बेहद खुश हो जाए उसे ये मनका बख्श देती है, वरना दुनिया की कोई ताकत उससे ये मनका हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने तफसील बताते हुए कहा और बादशाह सलामत हैरत से सुनता रहा। लेकिन उस मनके की क्या निशानी होती है वज़ीर आज़म? बादशाह ने पूछा। उस मनके की निशानी ये होती है बादशाह सलामत कि उसे जब भी निचोड़ा जाए उससे खून के कतरे निकलते हैं, और ये खून के कतरे जिस चीज़ पर पड़ जाएं वो सोने की हो जाती है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई ये नायाब चीज़ हुई। लेकिन क्या कोई इंसान इसे हासिल भी कर सकता है? बादशाह ने कहा। हासिल किया जा सकता है, बहादुरी से, अक्लमंदी से। इंसान क्या नहीं कर सकता? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। बस फिर ठीक है, तुम ये ऐलान करा दो कि जो शहजादा नागरानी का मनका लेकर आएगा उसकी शहजादी ज़रीन से शादी कर दी जाएगी।
और उसे मुल्क रोम का तख्त भी सौंप दिया जाएगा। बादशाह ने खुश होकर कहा, बादशाह सलामत, अगर इसमें शहजादे की शर्त हटा दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी नौजवान ये कामयाबी हासिल कर सकता है। वजीर आजम ने कहा, नहीं, मैं किसी आम आदमी से शहजादी की शादी नहीं कर सकता, उसका शहजादा होना जरूरी है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है बादशाह सलामत, आपकी बात बजा है। शहजादा होना जरूरी है ताकि मुल्क रूम के तख्त पर कोई आम आदमी ना बैठ सके। ठीक है हजूर, मैं आज ही ये ऐलान करा देता हूँ। वजीर आजम ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो बादशाह से इजाजत लेकर कमरे से बाहर निकल गया और बादशाह उठकर अंदर अपने महल की तरफ बढ़ गया। वो ये बात शहजादी जरीन को भी बताना चाहता था ताकि उसे भी मालूम हो जाए कि जो शहजादा ये मनका ले आएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। शहजादा फिरोज अपने दोस्तों के साथ बैठा खुशगपियों में मसरूफ था कि एक नौजवान तेजी से चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। शहजादा हजूर, अभी अभी मैंने एक ऐलान सुना है। नौजवान ने मुद्दबाना लहजे में कहा। ऐलान? कैसा ऐलान? बख्त बेदार? शहजादे ने मुस्कुराते हुए पूछा। बख्त बेदार वजीर आजम का लड़का था और शहजादे फिरोज का बचपन का दोस्त था, इसलिए शहजादा सबसे ज्यादा उससे बेतकल्लुफ था। मुल्क रूम के बादशाह ने अपनी बेटी शहजादी जरीन की शादी के लिए ऐलान किया है कि जो शहजादा सांपों की शहजादी नागरानी का मनका हासिल करके लाएगा उसकी शादी शहजादी जरीन से कर दी जाएगी और मुल्क रूम का तख्त उसे सौंप दिया जाएगा। बख्त बेदार ने जवाब दिया, ओह, मगर ये सांपों की शहजादी और नागरानी क्या होती है? शहजादा फिरोज ने चौंकते हुए कहा, हजूर, ये सब कहानियां हैं। कहते हैं कि एक मादा सांप ऐसा होता है जिसके पूरी दुनिया के सांप मुती होते हैं और उसको ये ताकत हासिल होती है कि वो चाहे तो इंसानी रूप में रहे। उस सांप को सांपों की शहजादी और नागरानी कहते हैं। महफिल में मौजूद एक आदमी ने कहा, अच्छा, वाकई? हमें तो आज तक इस बारे में मालूम ही ना हो सका था। इस मनके की भी तो कोई निशानी होती होगी? शहजादे फिरोज ने कहा, जी हाँ, इस मनके की ये निशानी बताई जाती है कि उसे निचोड़ा जाए तो उसमें से खून के कतरे टपकते हैं और जिस चीज पर ये कतरे डाल दिए जाएं वो सोने में तब्दील हो जाती है। उस दोस्त ने जवाब दिया, ओह, फिर तो वो बहुत ही कीमती चीज है। शहजादे फिरोज ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, शहजादा हजूर, मैंने पहले अर्ज किया है कि ये सब किस्से कहानियां हैं, इनका कोई हकीकी वजूद नहीं है। उस दोस्त ने जिसने ये मालूमात मुहैया की थी जवाब दिया, अगर ये किस्से कहानियां हैं तो फिर क्या मुल्क रूम का बादशाह पागल है जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए इस शर्त का ऐलान कर दिया है? और तुम जानते हो कि शहजादी जरी हमें कितनी पसंद है। हम उसे बचपन से जानते हैं। हम जरूर शहजादी जरीन से शादी करेंगे। इस तरह शहजादी जरीन के साथ साथ मुल्क रूम का तख्त भी हमारे पास आ जाएगा और अपने मुल्क के साथ साथ मुल्क रूम के भी बादशाह बन जाएंगे। दुनिया में हमारा मुल्क सबसे बड़ा मुल्क होगा। शहजादे फिरोज ने फैसला कुन लहजे में कहा। शहजादा फिरोज मुल्क रूम के हमसाया मुल्क आज़रबाईजान के बादशाह का अखलौता बेटा था, इंतहाई बहादुर और अक्लमंद। चूंकि मुल्क रूम से उसके मुल्क की सरहदें मिलती थीं, इसलिए दोनों मुल्कों के बादशाहों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। शहजादी जरीन भी उसे पसंद करती थी। शहजादा हजूर, क्या ख्याल है अगर आपका रिश्ता शहजादी जरीन के लिए भेजा जाए तो मुल्क रूम के बादशाह को क्या इनकार हो सकता है? वो यकीनन ये शर्त तर्क करके आपका रिश्ता मंजूर करेगा। आखिर उसे आपसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा? बख्त बेदार ने कहा। बख्त बेदार, तुम्हें मालूम नहीं, हमने पहले अपने खास आदमी के जरिए शहजादी जरीन के लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन सुलेमान बादशाह टाल गया था। जब हमारे आदमी ने बहुत इसरार किया तो उसने ये जवाब दिया था कि शहजादा फिरोज वाकई बहुत अच्छा शहजादा है, लेकिन उसने अभी तक कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया जिससे सारी दुनिया पर उसकी बहादुरी और अक्लमंदी की धाक बैठ जाए। चुनाचे ये पैगाम मिलने के बाद मैं सोच ही रहा था कि ऐसा कोई कारनामा हो सकता है कि तुमने ये ऐलान सुना दिया। अब तो सुलेमान बादशाह ने खुद ये शर्त लगा दी है। अब इस शर्त के पूरा होने पर वो इनकार नहीं कर सकता। शहजादा फिरोज ने कहा, मगर शहजादा हुजूर, अब सांपों की शहजादी को कैसे ढूंढा जाए? बख्त बेदार ने कहा, मैंने सुना है कि सुर्ख पहाड़ी में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता है जो किसी जमाने में नामी ग्रामी सपेरा रह चुका है। उससे पूछा जाए, शायद वो इस सिलसिले में कोई रहनुमाई कर सके। एक दोस्त ने कहा, ओह ठीक है, उसे जरूर मालूम होगा। तुमने अच्छी तजवीज़ बताई है दोस्त, तुम इनाम के हकदार हो।
शहजादे ने खुश होते हुए कहा और फिर गले से एक कीमती हार उतार कर उस दोस्त की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने बेहद शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। ठीक है शहजादा हजूर, मैं उस बूढ़े को तलब करा लेता हूँ, बख्त बेदार ने कहा। नहीं, वो बुजुर्ग है, उसे यहाँ आने में तकलीफ होगी, फिर काम हमारा है, हम खुद उसके पास जाएंगे, तुम घोड़े तैयार कराओ। शहजादा फिरोज ने कहा। कितने घोड़े हजूर? बख्त बेदार ने कहा। सिर्फ तुम और मैं जाऊंगा, 2 घोड़े, शहजादा फिरोज ने कहा और बख्त बेदार सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अब हमें इजाज़त दीजिए शहजादा हजूर। बाकी दोस्तों ने शहजादे का मूड देखते हुए कहा और शहजादे ने सर हिला दिया। सब दोस्त शहजादे को सलाम करते हुए एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद बख्त बेदार वापस आया और उसने घोड़े तैयार होने की खबर दी। शहजादा उठा और फिर बख्त बेदार के साथ चलता हुआ कमरे से निकलकर शाही अस्तबल की तरफ बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार शाही महल से निकलकर सुर्ख पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सुर्ख पहाड़ी शहर से काफ़ी फासले पर थी, इसलिए मुसलसल 1 घंटा तक घोड़े दौड़ने के बाद वो सुर्ख पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। कहाँ रहता है वो बूढ़ा? शहजादा फिरोज ने पहाड़ी के दामन में पहुंचकर घोड़ा रोकते हुए बख्त बेदार से पूछा। सुना है इस पहाड़ी की किसी गार में रहता है, बख्त बेदार ने कहा और फिर वो घोड़े से उतर पड़ा। आप यहाँ रुके, मैं उसे तलाश करता हूँ, मुझे ऊपर पहाड़ी पर जाना होगा। बख्त बेदार ने घोड़े से उतरकर उसे एक दरख्त के साथ बांधते हुए कहा। मैं भी साथ चलूंगा, शहजादा फिरोज ने कहा और फिर वो भी घोड़े से उतर पड़ा। बख्त बेदार ने आगे बढ़कर उसका घोड़ा बांधा और उसे भी एक और दरख्त के साथ बांध दिया और फिर वो दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक तरफ से धुआं सा उठता दिखाई दिया। ये धुआं एक बड़ी चट्टान के पीछे से बुलंद हो रहा था और धुआं देखते ही दोनों ने अपना रुख उधर को कर लिया। धुएं का साफ मतलब यही था कि वो बूढ़ा इधर ही रहता होगा। चट्टान के पीछे एक बड़ी गार में से वो धुआं निकल रहा था और गार का दहाना धुएं से भरा हुआ था। बुजुर्ग मोहतरम, आज़रबाईजान का शहजादा फिरोज आपसे मिलने के लिए गार से बाहर मौजूद है, बख्त बेदार ने दहाने के करीब पहुंचते ही जोर से कहा, ताकि वाकई अगर वो बूढ़ा अंदर रहता है तो जवाब मिल जाएगा। अंदर आ जाओ, जिसने आना है, मैं बूढ़ा हूँ, चल नहीं सकता। अंदर से किसी की लरजती हुई आवाज सुनाई दी और बख्त बेदार ने शहजादे को इशारा किया और फिर वो दोनों उस धुएं भरी गार में घुसते चले गए। गार खासी बड़ी थी और उसके आखिरी हिस्से में एक बेहद बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके साथ ही आग जल रही थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। सलाम बड़े मियाँ, शहजादा फिरोज हूँ और ये मेरा साथी बख्त बेदार है। शहजादा फिरोज ने बूढ़े के करीब जाकर मुद्दबाना लहजे में कहा। मैं शर्मिंदा हूँ शहजादा हजूर कि आपके इस्तकबाल के लिए बाहर ना आ सका। वैसे आपकी यहाँ आमद मेरे लिए बाइसे फ़ख्र भी है और बाइसे हैरत भी। बूढ़े ने अपना हाथ उठाकर शहजादे को सलाम करते हुए कहा, आपकी मेहरबानी है बुजुर्ग मोहतरम। दरअसल हम आपसे एक बात पूछने आए हैं। हमें मालूम हुआ है कि आप सपेरे भी रहे हैं। शहजादे ने बुजुर्ग के सामने बैठते हुए कहा और बख्त बेदार भी उसके साथ ही बैठ गया। आपने दुरुस्त सुना है शहजादा हजूर, मेरी सारी जिंदगी सांपों के दरमियान ही गुजरी है और 7 पुश्तों से हमारा यही पेशा चला आ रहा है। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए ये धंधा छोड़कर सिर्फ इबादत ही में मसरूफ हो गया हूँ। बहरहाल फरमाइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बुजुर्ग मोहतरम, हम सांपों की शहजादी नागरानी का पता पूछना चाहते हैं। शहजादे ने कहा, क्या शहजादा हजूर, आप वाकई ये बात पूछ रहे हैं? बूढ़े ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार उभर आए थे। हाँ बुजुर्ग मोहतरम, हम उससे मिलना चाहते हैं, शहजादे ने जवाब दिया। ओह शहजादा हजूर, आपको किसने बहका दिया है? आप इसको भूल जाएं तो ज्यादा बेहतर है, बूढ़े ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं बुजुर्ग मोहतरम, मैं फैसला कर चुका हूँ कि सांपों की शहजादी को जरूर तलाश करूंगा। आपकी मर्जी, आप हमें कुछ बताएं या नहीं, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते, शहजादे ने फैसला कुन लहजे में कहा। मेरी ये मिजाल नहीं शहजादा हजूर कि मैं आपसे कुछ छुपा सकूं, लेकिन आप उसे क्यों तलाश करना चाहते हैं? बूढ़े ने कहा। बुजुर्ग मोहतरम, बात यह है कि मुल्क रोम के बादशाह सुलेमान ने अपनी बेटी शहजादी के साथ शादी के लिए ये शर्त लगाई है कि जो शहजादा सांपों की शहजादी नागरानी का मनका लेकर आएगा, उसी के साथ शहजादा जरीन की शादी कर दी जाएगी। और हमारे शहजादा फिरोज शहजादा जरीन से मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं।
اس لیے یہ وہ منکا حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ بخت بیدار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ملک روم کا بادشاہ سلیمان شاید اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اس نے یہ ناممکن شرط لگا دی ہے۔ سانپو کی شہزادی کا منکا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ شہزادہ حضور، آپ بادشاہ سلیمان کو مجبور کریں کہ وہ اس شرط سے باز آ جائے، ورنہ اس کی بیٹی ساری عمر کنواری ہی رہ جائے گی۔ بوڑھے نے جواب دیا، نہیں، اب جب کہ بادشاہ نے شرط لگا دی ہے تو ہم ہر صورت میں یہ شرط پوری کریں گے۔ اب یہ ہماری عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، آپ برائے مہربانی اس سلسلے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں، اس کے بعد ہماری قسمت۔ شہزادہ فیروز نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں جوانی کی ضد سے واقف ہوں شہزادہ حضور، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ واقعی باز نہیں آئیں گے، لیکن میرا اب بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ اس خیال سے باز آ جائیں۔ یہ ناممکن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب کوئی بھی امیدوار سامنے نہیں آئے گا تو بادشاہ سلیمان کو اس شرط کے ناممکن کا خیال آئے گا اور وہ اس سے خود ہی دستبردار ہو جائے گا۔ بوڑھے نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بتانا ہی نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ بہرحال چاہے اس سلسلے میں میری جان کیوں نہ چلی جائے، میں اس شرط کو ضرور پوری کروں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ ہمت کرے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ شہزادے فیروز نے سخت لہجے میں کہا، آپ میری باتوں سے ناراض ہو گئے ہیں شہزادہ حضور، حالانکہ میں نے یہ باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہی کی تھیں۔ بہرحال جو خدا کو منظور ہوگا، جو کچھ میں جانتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بوڑھے نے قدرے مایوس سے لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں بزرگ محترم، میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب رہوں گا۔ شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، شہزادہ حضور، موجودہ صدی کی ناگرانی یعنی سانپو کی رانی جہاں سے سینکڑوں میل دور ایک ملک دولت آباد میں رہتی ہے، وہ دولت آباد کے بادشاہ کی بیٹی بنی ہوئی ہے۔ دراصل دولت آباد کے بادشاہ کی بیٹی کو اس نے ہلاک کر دیا تھا اور خود اس کے روپ میں آ گئی تھی۔ دولت آباد کا بادشاہ اس کے سحر کا شکار ہے، اس لیے وہ اطمینان سے رہ رہی ہے۔ یہ تو اس کے متعلق عام سی بات تھی، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ناگرانی انتہائی ظالم عورت ہے۔ وہ ہر ماہ ایک معصوم بچے کا خون پیتی ہے، اس کے آدمی دور سے اغوا کر کے لاتے ہیں، بے حد عیاش بھی ہے، نوجوان اور خوبصورت مردوں کا شکار کرتی ہے اور پھر ان کی لاشیں شہر میں پڑی ملتی ہیں۔ چونکہ ان کے جسم ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے صاف نظر آتا ہے کہ انہیں کسی سانپ نے ڈسا ہے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ دراصل ہوا کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ ناگرانی پر نہ کوئی ہتھیار اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی جادو، نہ ہی اسے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ مقابل کو دیکھتے ہی اس کے ذہن کو پڑھ لیتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو صرف پھونک مار کر مقابل کو ہلاک کر سکتی ہے۔ بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا منکا کہاں ہوگا؟ شہزادے نے پوری طرح دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ منکا اس کے گلے میں ہے، اور جب تک اسے ہلاک نہ کیا جائے وہ منکا حاصل نہیں کیا جا سکتا اور اسے ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ بوڑھے نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے محترم کہ اس دنیا میں موجود کوئی جاندار موت کا مزہ نہ چکھے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کی بات درست ہے شہزادہ حضور، ناگرانی نے بھی ہلاک ہونا ہے، لیکن اس کا وقت مقرر ہے، 100 سال بعد ہی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور ابھی 100 سال پورے ہونے میں 40 سال باقی ہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، اوہ، اتنی طویل مدت تک انتظار نہیں کیا جا سکتا، اسے پہلے ہلاک ہونا پڑے گا۔ شہزادے نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، بزرگ محترم، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ یہ بات بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ 100 سال سے پہلے اگر ناگرانی کو ہلاک کرنا ہو تو اس کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی اس قدر ظالم عورت کا خاتمہ انسانیت کی خدمت ہے۔ بخت بیدار نے کہا، ہاں، پہلے تو میں صرف منکا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب تو چاہے منکا حاصل ہو یا نہ ہو، انسانوں کو اس ظالم عورت سے نجات دلانا فرض بن گیا ہے۔ شہزادہ فیروز نے کہا، اوہ شہزادہ حضور، آپ واقعی اعلیٰ ظرف واقع ہوئے ہیں۔ اب آپ نے ذاتی غرض سے بلند ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے بات کی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور میری دعائیں بھی۔ اس کو ہلاک کرنے کا واقعی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ بے حد مشکل ہے، تقریباً ناممکن۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بتائیں تو صحیح، کوشش کرنا تو انسان کا فرض ہے، مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، شہزادہ حضور، ناگرانی کے پاس ہر سال ایک بار سانپوں کا شہزادہ کامدار سانپ آتا ہے
और नागरानी उसके इस्तकबाल के लिए अपने महल की खिड़की में आकर बैठती है और अपने गले में सांपों के शहजादे का दोस्त भुशर नाग को लपेट लेती है। भुशर नाग सांपों के शहजादे का बहुत गहरा दोस्त है और उसमें ये खासियत है कि वो जहाँ मौजूद हो वहाँ सांपों के शहजादे को कोई खतरा नहीं हो सकता। बूढ़े ने जवाब दिया, कमाल है, वैसे भुशर नाग ना हो तो सांपों के शहजादे को क्या खतरा हो सकता है? शहजादे ने हैरान होकर पूछा, आप ये बात नहीं जानते शहजादा हजूर, सांपों के शहजादे कामदार सांप और सांपों की शहजादी नागरानी के दरमियान सदियों से जंग चली आ रही है। वो दोनों एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन हैं, क्योंकि अगर उनसे कोई एक अपने वक्त से पहले मर जाए तो दूसरे की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो क़यामत तक जिंदा रह सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नागरानी के गले में मनका है, जबकि सांपों के शहजादे के गले में मनका नहीं होता। इसलिए नागरानी की ताकत शहजादे से दुगनी होती है। वो अगर चाहे तो कोई चक्कर चलाकर सांपों के शहजादे को हलाक कर सकती है। इसलिए भुशर नाग की मौजूदगी जरूरी होती है। भुशर नाग सांपों की शहजादी के गले में लटका हुआ हो तो शहजादी के मनके की ताकत खत्म हो जाती है और वो दोनों बराबर हो जाते हैं। बूढ़े ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन उनका मिलना क्यों जरूरी होता है, ये तो बताइए। जब वो दुश्मन हैं तो क्यों मिलते हैं? बख्त बेदार ने सवाल करते हुए पूछा। नाग देवता का ये हुक्म है कि हर साल लाजमी एक बार दोनों आपस में मिलें। नाग देवता ये चाहता है कि उनके दरमियान सुलह हो जाए और वो एक दूसरे से शादी कर ले। लेकिन आज तक नागरानी इस शादी पर रजामंद नहीं हुई, क्योंकि मनके की वजह से उसमें ये खासियत है कि वो इंसानी रूप में आ सकती है। और आप जानते हैं कि इंसानी रूप में रहने के कितने मज़े होते हैं। अगर नागरानी शादी पर रजामंद हो जाए तो फिर हमेशा के लिए नाग बनकर रहना पड़ेगा, फिर वो इंसानी रूप में नहीं आ सकती, क्योंकि शादी के बाद मनका नाग देवता के हुक्म के मुताबिक कामदार सांप के पास मुंतकिल हो जाएगा। यही वजह है कि हर साल दिन और रात जब बराबर होते हैं, सांपों का शहजादा नाग रानी से मिलने आता है ताकि उससे शादी पर रजामंद कर सके। लेकिन नाग रानी इनकार कर देती है और सांपों का शहजादा अपने दोस्त के साथ वापस चला जाता है। बूढ़े ने जवाब दिया, अच्छा, लेकिन आप तो हमें बता रहे थे कि वक्त से पहले नाग रानी को हलाक किया जा सकता है, उसकी तफसील बताएं। शहजादा फिरोज ने कहा, जी हाँ, मैं बताता हूँ। उसका तरीका सिर्फ ये है कि अगर कोई आदमी उस वक्त उस महल की खिड़की के नीचे छुपकर खड़ा हो जाए और उसके तीर पर महेश बूटी का जहर लगा हो, जब कामदार सांप शहजादी से मिलने के लिए आए और वो तीर कामदार की गर्दन में मार दिया जाए तो कामदार सांप हलाक हो जाएगा। और उसके हलाक होते ही नागरानी के गले में लटका हुआ भुशर सांप गुस्से में आ जाएगा और वो नागरानी के गले में गुस्से की शिद्दत से डस लेगा। भुशर सांप में ये खासियत है कि जब वो गुस्से में अंधा होकर किसी को डसता है तो उसके जहर में ऐसी खासियत पैदा हो जाती है कि सांप रानी भी हलाक हो सकती है। लेकिन नाग रानी को डसने के बाद वो खुद भी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए कामदार सांप की मौत ही उसे इतना गुस्सा दिला सकती है। बूढ़े ने जवाब दिया, ओह, फिर तो ये बड़ी आसान तरकीब है। आप तो कह रहे थे कि ऐसा होना नामुमकिन है। शहजादे ने खुश होते हुए कहा, शहजादा हजूर, बज़ाहिर ये बात बेहद आसान नजर आती है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं जिन पर शायद आपने गौर नहीं फरमाया। पहली बात महेश बूटी का जहर हासिल करना और दूसरी बात ऐन उस वक्त कामदार सांप पर तीर चलाना जब वो शहजादी से मिलने जा रहा हो। कामदार सांप बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार होता है, इसलिए उस पर निशाना लगाना नामुमकिन है। बूढ़े ने जवाब दिया, निशाने वाली बात रहने दें, मैं बिजली से भी ज्यादा तेज चीज का भी सही निशाना ले सकता हूँ। अलबत्ता उस महेश बूटी के मुतालिक बताएं, ये कहाँ से मिलती है और उसकी क्या निशानी है? शहजादे ने सर हिलाते हुए पूछा। महेश बूटी कोहे ज़खार की सुर्ख चोटी पर पैदा होती है। उस बूटी में से इस कदर जहर निकलता है कि पूरी चोटी की फिजा जहरीली हो जाती है और वहाँ कोई जानदार एक सांस भी ले ले तो फौरन मर जाता है। बूढ़े ने जवाब दिया, ओह, फिर इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? शहजादे ने हैरान होकर पूछा। ये तो आपके सोचने की बात है, मेरी अकल में तो ये आज तक नहीं आई। बूढ़े ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, उसकी कोई निशानी बता दें कि ये बूटी होती कैसी है? शहजादे ने कहा, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि उस बूटी का रंग सुर्ख होता है। पूरी बूटी गहरे रंग की होती है, अलबत्ता उसमें से मुसलसल नीले रंग का जहरीला धुआं निकलता रहता है। बस यही उसकी निशानी है। बूढ़े ने जवाब दिया,
بزرگ محترم، یہ کوہ زخار کہاں واقع ہے؟ وزیر زادے بخت بیدار نے پوچھا۔ کوہ زخار سرخ سمندر کے درمیان واقع ایک بہت بڑے جزیرے کے درمیان میں واقع ہے، بس اس سے زیادہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، بوڑھے نے کہا، اور شہزادہ اور وزیر زادہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر اس سے اجازت لے کر غار سے باہر آ گئے۔ شہزادہ حضور، یہ کام تو میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس خیال کو چھوڑ دیں۔ بخت بیدار نے غار سے نکل کر درختوں سے بندھے ہوئے گھوڑوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، نہیں بخت بیدار، میں ایک بار جو فیصلہ کر لوں اسے ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ البتہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا اس مہم کو سر کرنے کے لیے جاؤں گا۔ شہزادے نے گھوڑے کی باگ کو درخت سے کھولتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ شہزادہ حضور، میرا یہ مطلب نہ تھا، اور نہ ہی میں آپ کو اکیلا جانے دوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ میں بہرحال آپ کے ساتھ رہوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے، اور آپ کا دوست ہونے کے ناطے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح آپ اپنا فیصلہ نہیں بدلتے، اس طرح میں بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلتا، بخت بیدار نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور شہزادہ اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہرحال میں یہ مہم ضرور سر کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، شہزادے نے کہا، اور پھر اچھل کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ بخت بیدار بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے واپس شاہی محل کی طرف بڑھنے لگے۔ شاہی محل پہنچ کر شہزادے نے سب سے پہلے جا کر اپنے والد بادشاہ سے اس مہم کو سر کرنے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو بادشاہ نے اسے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر شہزادے کے بے پناہ اصرار پر اسے مجبوراً اجازت دینی پڑی اور شہزادہ خوشی خوشی واپس آ گیا۔ ادھر بیدار بخت بھی اپنے والد وزیر اعظم سے اجازت لے کر آ گیا تھا۔ شہزادہ حضور، اس مہم پر چلنے سے پہلے ہمیں کسی اللہ والے بزرگ سے ضرور ملنا چاہیے، اللہ والوں کی دعائیں بہت تاثر رکھتی ہیں، بخت بیدار نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا تم کسی ایسے اللہ والے بزرگ سے واقف ہو؟ شہزادے نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شہزادہ حضور، یہاں قریب ہی جنگل میں ایک بوڑھے بزرگ رہتے ہیں، وہ بہت عبادت گزار اور اللہ والے ہیں، بخت بیدار نے کہا۔ تو چلو ہم ان سے مل کر پھر سرخ سمندر کی طرف چل پڑیں گے، شہزادے نے کہا۔ اس کے بعد شہزادے نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے انتہائی طاقتور گھوڑے شاہی استبل سے حاصل کیے، اشرفیوں کی کئی تھیلیاں اپنی کمر سے باندھی، اور شہزادے نے خاص طور پر اپنی کمان بھی کمر سے لٹکا لی اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش بھی اٹھا لیا۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں شاہی محل سے نکلے اور پھر گھوڑے دوڑاتے ہوئے قریبی جنگل کی طرف بڑھتے چلے گئے، جہاں بخت بیدار کے کہنے کے مطابق اللہ والے بزرگ رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے نکل کر جنگل میں داخل ہو گئے، اور پھر تھوڑی ہی دور آگے جانے کے بعد جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آ گئی۔ جھونپڑی سے باہر ایک بزرگ مسلح بچھائے عبادت میں مصروف بیٹھے نظر آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھیں بند تھی۔ بزرگ کو دیکھتے ہی وہ دونوں احتراماً اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو درختوں سے باندھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ دونوں بزرگ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے احتراماً بیٹھ گئے۔ بزرگ کچھ دیر تو آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان دونوں کو دیکھ کر آہستہ سے مسکرا دیے۔ شہزادے اور بخت بیدار دونوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا۔ مجھے معلوم ہے شہزادہ حضور کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ آپ ناگرانی کو حاصل کر کے اس کے گلے میں موجود منکا حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک روم کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی زرین سے شادی کر سکیں، کیوں؟ میں درست کہہ رہا ہوں، بزرگ نے کہا۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم اس مہم میں کامیاب ہو جائیں، شہزادے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس بوڑھے سے کیا کہا تھا کہ چونکہ ناگرانی ظالم ہے اس لیے تم اسے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری یہ بات ہمیں پسند آئی ہے۔ اس سے پہلے تم صرف ذاتی غرض کی خاطر یہ مہم سر کرنا چاہتے تھے، اور ایسی صورت میں ہم تمہارے لیے دعا نہ کرتے، لیکن اب جبکہ تم ایک ظالم کا خاتمہ کرنے جا رہے ہو تو ہم ضرور تمہارے حق میں دعا کریں گے، بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ کافی دیر تک دعا کرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ بزرگ محترم، اب ہمیں اطمینان ہے کہ ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، شہزادے اور بخت بیدار نے خوش ہو کر کہا۔ اللہ کی مدد ضرور تمہارے ساتھ شامل رہے گی۔
میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں جو تمہارے بے حد کام آئے گی، بزرگ نے کہا، اور پھر انہوں نے اپنے مسلے کا ایک کونا اٹھایا اور اس کے نیچے سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جس کا رنگ سبز تھا، اور یہ کپڑا انہوں نے شہزادے کی طرف بڑھایا، جسے شہزادے نے بڑے ادب سے لے لیا۔ یہ کپڑا جب تک تمہاری جیب میں رہے گا تم پر کوئی زہر، کوئی جادو اثر نہ کرے گا، اور جب تم کامدار سانپ کو تیر کا نشانہ بنانے لگو تو اس کپڑے کو زہر کے پچھلے حصے پر باندھ لینا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کمان کو کھینچنا، تمہارا تیر نشانے پر لگے گا، بزرگ نے کہا، اور شہزادہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے بے اختیار اس کپڑے کے ٹکڑے کو چوم لیا اور پھر اسے بڑے احترام سے جیب میں رکھ لیا۔ محترم بزرگ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں بھی تو اس مہم میں شہزادے کے ساتھ جا رہا ہوں، بخت بیدار نے کہا، اور بزرگ محترم نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی اور اسے بخت بیدار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے تم اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لو، اس کو پہننے کے بعد تم کسی کو نظر نہ آؤ گے، اور سنو، جب شہزادہ کامدار سانپ پر تیر چلائے تو تم اس سے پہلے ناگ رانی کے محل میں داخل ہو کر اس کے قریب پہنچ جانا، کیونکہ تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے گا، اس لیے تم اطمینان سے اس کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ پھر جیسے ہی ناگ رانی ہلاک ہوگی اس کے گلے سے منکا باہر آ گرے گا، اس وقت تم نے فوری طور پر وہ منکا اٹھا لینا ہے، ورنہ کوئی اور اسے اٹھا کر بھاگ جائے گا اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ بزرگ نے بخت بیدار سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے محترم بزرگ، میں ایسا ہی کروں گا۔ بخت بیدار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سنو، اس انگوٹھی کی برکت سے تم پر بھی کوئی زہر یا جادو اثر نہیں کرے گا، اس لیے تم شہزادے کے ساتھ بے فکر ہو کر سرخ پہاڑی پر چلے جانا، بزرگ نے کہا، اور پھر وہ دونوں بزرگ سے اجازت لے کر اٹھے اور انہوں نے اپنے گھوڑے سنبھالے اور اس وقت تک احتراماً پیدل چلتے رہے جب تک بزرگ انہیں نظر آتے رہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ اب ان کا رخ سرخ سمندر کی طرف تھا جو وہاں سے 7 دنوں کے فاصلے پر تھا۔ 7 دنوں کے سفر کے بعد وہ سرخ سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب ان کے سامنے ایک وسیع اور ریز سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جس کے پانی کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ سرخ پہاڑی والا جزیرہ اس سمندر کے درمیان میں تھا، لیکن اس جزیرے تک پہنچنے کے لیے انہیں کسی مضبوط کشتی کی ضرورت تھی، لیکن وہاں کوئی کشتی نظر نہ آ رہی تھی۔ اب کشتی کہاں سے حاصل کریں بخت بیدار؟ شہزادے نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، آپ یہاں ٹھہریں شہزادہ حضور، میں ادھر ادھر گھوڑا دوڑا کر دیکھتا ہوں، شاید کہیں کوئی آبادی ہو جہاں سے ایک کشتی حاصل ہو سکے، بخت بیدار نے کہا، اور شہزادے کے سر ہلانے پر وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا دائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شہزادے کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ شہزادے نے ایک درخت کے نیچے چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گیا۔ چونکہ وہ تھکا ہوا تھا اس لیے اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک اس درخت جس کے نیچے شہزادہ سو رہا تھا ہلچل سی ہوئی، اور پھر ایک بہت بڑا ناگ درخت کے تنے سے لپٹ کر نیچے اترتا چلا آیا۔ اس ناگ کا جسم نیلے رنگ کا تھا جبکہ اس کا سر سرخ رنگ کا تھا۔ درخت سے نیچے اتر کر وہ شہزادے کے قریب آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا، اور اس کا سر فضا میں بلند ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ شہزادے کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ شہزادے، تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اچانک ایک خوفناک آواز سنائی دی اور شہزادے نے دیکھا کہ یہ آواز اسی سرخ سر والے ناگ کے منہ سے نکل رہی تھی۔ اوہ، تم انسانی آواز میں بات کر رہے ہو، کون ہو تم؟ شہزادے نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ میں سانپوں کا محافظ کا جاگ سانپ ہوں۔ مجھے سانپ دیوتا نے یہ طاقت دی ہے کہ میں دنیا کے تمام سانپوں کی حفاظت کروں۔ سرخ سر والے سانپ نے پھنکارتے ہوئے جواب دیا، تم جانتے ہو کہ ناگ رانی بے حد ظالم ہے، اس لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ شہزادے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میرے ذمہ تو صرف ان کی حفاظت ہے۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے ارادے سے باز آتے ہو یا پھر میں تمہیں ہلاک کروں۔ اور یہ بھی سن لو کہ بزرگ نے تمہیں جو کپڑا دیا ہے اس کا اثر صرف مہیش بوٹی کے زہر کی حد تک ہے۔ میرا زہر تم پر اثر کرے گا، اور میرا زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر میں تمہیں پھونک بھی مار دوں تو تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے ارادے سے باز آ کر واپس چلے جاؤ۔ کاجاک سانپ نے غصیلے لہجے میں کہا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں واپس نہیں جاؤں گا، میں اس ظالم ناگ رانی کو ضرور ہلاک کروں گا۔
शहजादे ने बड़े ठोस लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार न्याम से बाहर खींच ली। ओह, तुम्हें शायद अपनी तलवार पर बड़ा भरोसा है। चलो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मुझे हलाक करने की पूरी कोशिश कर लो। हो सकता है इस कोशिश में नाकामी के बाद तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ। काजाक सांप ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी मौत ही यहाँ ले आई है काजाक सांप, शहजादे ने उछलकर खड़े होते हुए कहा और उसके साथ ही उसने बड़ी फुर्ती से तलवार का भरपूर वार काजाक सांप की गर्दन पर किया। मगर दूसरे ही लम्हे शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे ही उसकी तलवार काजाक सांप की गर्दन से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और तलवार उसके हाथ से गायब हो गई और इसके साथ ही काजाक सांप का जोरदार कहकहा सुनाई दिया। बस इस तलवार पर नाज था तुम्हें, और भी हथियार अगर तुम्हारे पास है तो उसे भी आजमा लो, काजाक सांप ने कहा और शहजादे ने बड़ी फुर्ती से अपना खंजर निकाल लिया। लेकिन उसके खंजर का भी वही हश्र हुआ जो इससे पहले उसकी तलवार का हुआ था। अब तो शहजादे को बेपनाह गुस्सा आया। उसने बड़ी फुर्ती से कमान बगल से उतार ली और तरकश से तीर निकालकर उसने उसमें चढ़ाया और सांप का निशाना लेने लगा। सांप की आंखों में मौजूद चमक यकलख्त पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। मगर इससे पहले कि शहजादा तीर चलाता कि अचानक एक कमंद सांप की गर्दन में पड़ी और दूसरे लम्हे सांप न सिर्फ पुष्ट के बल गिरा बल्कि पिछली तरफ घिसटता चला गया और शहजादा हैरत से देखने लगा, क्योंकि सांप के गले में सिर्फ कमंद नजर आ रही थी और कुछ नजर ना आ रहा था। और फिर सांप एक दरख्त के साथ हवा में उठता चला गया। वो इस कमंद के जरिए लटक रहा था। जैसे ही उसके दुम का आखिरी हिस्सा फिजा में उठा, एक जोरदार कड़ाका हुआ। सांप का सर कटकर जमीन पर आ रहा और उसके जिस्म का बकाया हिस्सा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसी लम्हे वजीरजादा बेदार बख्त नमूदार हो गया। उसके हाथ में तलवार थी जिस पर सांप का खून लगा हुआ था। ओह, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए और ये सब कैसे किया? शहजादे ने बेदार बख्त को देखकर हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं वापस आ रहा था कि मैंने सांप को दरख्त से उतरते दूर से ही देख लिया था। चुनाचे मैंने घोड़ा रोक लिया ताकि उसकी टापों की आवाज़ सुनकर सांप मुश्तइल न हो जाए। उसके बाद मैं अंगूठी पहनकर यहाँ पहुँच गया। इस तरह मैं सांप और आपकी नज़रों से गायब हो गया और फिर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं समझ गया कि दरअसल काजाक सांप आपकी कमान को गायब कराना चाहता है ताकि आप सांपों की शहजादी का खात्मा ना कर सकें। और इसके साथ ही मैंने काजाक सांप को मारने के मुतालिक सोचा तो अचानक मेरे दिमाग में उस बुजुर्ग की बात उभरी। उन्होंने मुझे अंगूठी दी थी कि काजाक सांप उस वक्त मरेगा जब उसका जिस्म फिजा में होगा, किसी दरख्त या जमीन से ना छू रहा होगा। चुनाचे मैंने बड़ी फुर्ती से कमर से कमंद खोली और फिर उसकी गर्दन में कमंद डालकर भागता हुआ दरख्त पर चढ़ा और जब काजाक सांप का जिस्म फिजा में लटका तो मैंने कमंद की रस्सी दरख्त से बांधी और उसकी गर्दन पर झुककर तलवार का वार किया तो वो हलाक हो गया। बख्त बेदार ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और शहजादा बेदार की अक्लमंदी और फुर्ती पर बेहद खुश हुआ। काजाक सांप के मरते ही शहजादे की तलवार और खंजर भी जमीन पर पड़े हुए मिल गए, जिन्हें शहजादे ने उठा लिया। शहजादा हजूर, मैंने दूर दूर तक पता कर लिया है, कहीं कोई कश्ती मौजूद नहीं है, बख्त बेदार ने कहा। ओह, फिर हम उस जजीरे तक कैसे पहुंचेंगे? शहजादे ने परेशान होकर कहा। इसका मैंने एक ही तरीका सोचा है कि दरख्तों की बड़ी बड़ी शाखें तोड़कर और उन्हें कमंदों से बांधकर कश्ती तैयार की जाए। इसके सिवा और कोई तरीका समझ में नहीं आता, वजीरजादे ने सर हिलाते हुए कहा। ओह, लेकिन ये तो बड़ा मुशक्कत तलब काम है, लेकिन हमें करना तो होगा क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं, शहजादे ने कहा। और इसके बाद वो दोनों तलवारें उठाकर जंगल की तरफ बढ़े ताकि दरख्तों की मोटी मोटी शाखें काटकर कश्ती बनाएं। अभी वो दरख्तों के पास पहुंचे ही थे कि अचानक एक झाड़ी में से एक बोना फुदक कर बाहर आ गया। उस बोने के जिस्म पर सुनहरे रंग का लिबास था और सर पर एक छोटा सा सुनहरी ताज भी था। शहजादा और वजीरजादा बख्त बेदार उस बोने को अचानक अपने सामने देखकर ठिठक कर रुक गए। बोना शहजादा तुम दोनों को खुशामदीद कहता है, बोने की बारीक सी आवाज सुनाई दी। ओह, तुम शहजादे हो, बहुत खूब, फिर तो हमें तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई है, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी, और ख़ास तौर पर वजीरजादे बख्त बेदार से, जो इंतहाई अक्लमंद इंसान है कि जिसने दुनिया का सबसे खतरनाक सांप काजाक का बड़ी होशियारी से खात्मा कर दिया है। और शहजादे, मुझे ये भी मालूम है कि तुम सुर्ख पहाड़ी पर महेश बूटी का जहर हासिल करने के लिए जा रहे हो।
ताकि तुम सांपों की शहजादी को मारकर उसका मनका हासिल कर सको, बोने शहजादे ने कहा। और शहजादा फिरोज और वजीरजादा बख्त बेदार दोनों उसकी बातें सुनकर बेहद हैरान हुए कि इस छोटे से बोने को सब बातों का पहले से ही कैसे इल्म हो गया। तुम्हें कैसे पता चला, बोने शहजादे फिरोज से जब रहा ना जा सका तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया। हम बोनों को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है और फिर मैं तो बोनों का शहजादा हूँ। बहरहाल मैं इसलिए तुम्हारे सामने आया हूँ ताकि तुम्हारी इस नेक काम में इमदाद कर सकूं। बोने शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादे और वजीरजादे दोनों ने खुश होकर कहा। शहजादा हजूर, आपको अब कश्ती बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसे दरख्त के पास ले जाता हूँ जिसका तना अंदर से खोखला है और ये दरख्त बहुत पुराना और बोसीदा है और ये पहले से ही टूटा पड़ा है। आप उसे उठाकर समंदर में डाल दें और खुद अंदर बैठ जाएं। ये एक बेहतरीन कश्ती बन जाएगी और आप आसानी से सुर्ख जजीरे तक पहुंच जाएंगे, बोने शहजादे ने कहा। और फिर वो उन दोनों को जंगल के अंदर ले गया। वाकई वहाँ एक ऐसा दरख्त टूटा हुआ पड़ा था जो बहुत बड़ा और अंदर से खोखला था। वजीरजादे ने थोड़ी सी हिम्मत से उसका ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया और इस तरह एक बड़ी सी और हल्की फुल्की कश्ती तैयार हो गई। वजीरजादे ने उसे उठाकर कांधे पर डाला और वो दोनों वापस मुड़े। बोलो शहजादे, क्या तुम बता सकते हो कि हम इस जहरीले पहाड़ पर जाकर महेश बूटी कैसे हासिल करेंगे? हमें ये बताया गया है कि वहाँ बूटी की वजह से इतना जहर फैला हुआ है कि कोई वहाँ जाकर दूसरा सांस भी नहीं ले सकता। वजीरजादे बेदार बख्त ने कहा। तुमने अच्छा किया कि मुझसे पूछ लिया। तुम दोनों समंदर की तरफ चलो, मैं जंगल से एक बूटी तोड़कर तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। उस बूटी में ये खासियत है कि उसके पत्ते जो शख्स खा जाए उस पर महेश बूटी का धुआं कोई असर नहीं करता, बोने शहजादे ने बताया। और शहजादा फिरोज और बख्त बेदार दोनों उसकी ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़े। चुनाचे उन दोनों ने बोने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और बोना शहजादा बूटी हासिल करने जंगल के अंदर चला गया, जबकि शहजादा फिरोज और वजीरजादा बख्त बेदार समंदर की तरफ चल पड़े। वजीरजादे ने कांधे पर वो खोखली कश्ती उठाई हुई थी। जब वो दोनों समंदर के किनारे पर पहुंचे तो वजीरजादे ने कश्ती को साहिल पर रख दिया और फिर वो दोनों वहीं रुककर बोने शहजादे का इंतजार करने लगे। बख्त बेदार, कश्ती में तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन हम उस कश्ती को कैसे चलाएंगे? हमें चप्पुओं की भी तो जरूरत पड़ेगी, शहजादे ने कहा। हाँ शहजादा हजूर, वाकई मुझे इसका तो ख्याल भी नहीं रहा। अच्छा, बोना शहजादा आ जाए तो फिर मैं जाकर जंगल से चप्पुओं के लिए लकड़ियां तोड़कर ले आता हूँ। उसी लम्हे दूर से उन्हें बोना शहजादा दौड़कर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक झाड़ी की शाख थी जिससे इंसानी जुबान की तरह के पत्ते लगे हुए थे। ये लो शहजादे, इसके दो दो पत्ते चबाकर खा जाओ। इसके बाद महेश बूटी के जहरीले धुएं से बेपरवाह हो जाओ, वो तुम पर कोई असर नहीं करेगा, बोने शहजादे ने झाड़ी की शाख शहजादे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। और शहजादे ने दो पत्ते तोड़कर मुंह में डाले और उन्हें तेजी से चबाने लगा। वजीरजादे बख्त बेदार ने भी ऐसा ही किया। बोने शहजादे, अब तुम शहजादा हजूर के पास ठहरो, मैं जंगल में जाकर चप्पुओं के लिए लकड़ियां तोड़ लाऊं। वजीरजादे बख्त बेदार ने पत्ते चबाकर खा लेने के बाद कहा। तुम इस जजीरे का रास्ता जानते हो? बोने शहजादे ने उन दोनों से मुखातिब होकर पूछा और वो दोनों हैरत से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। वाकई इस अहम तरीन बात के मुतालिक तो उन्होंने सोचा भी न था। इतने बड़े समंदर में वो सुर्ख जजीरे को कैसे ढूंढ सकते थे? बोने शहजादे, हम अपनी कमकली पर शर्मिंदा हैं। हाँ वाकई हमने इस बारे में सोचा भी नहीं, शहजादे और वजीरजादे दोनों ने शर्मिंदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसमें आपका कसूर नहीं है, बाज़ औक़ात इंसान ज़रूरी बातें भूल जाता है। बहरहाल तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब तुम्हें उसके जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कश्ती तुम्हें सीधी उस जजीरे तक ले जाएगी, बोने शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मगर कैसे? क्या इस कश्ती में कोई ख़ास बात है? शहजादे फिरोज ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, इस कश्ती में कोई ख़ास बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि यहाँ इस साहिल से समंदर की लहरों का रुख इसी जजीरे की तरफ है और वो यहाँ से चलती हैं तो सीधी उसी जजीरे से जाकर टकराती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला भी हमारी मदद कर रहा है, शहजादे ने खुश होते हुए कहा। जिनका मकसद नेक होता है उनकी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करते हैं, बोने शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम महेश बूटी हासिल करने के लिए जब इस कश्ती पर बैठेंगे तो वापस यहीं पहुंचेंगे, वजीरजादे ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है,
बोने शहजादे ने जवाब दिया। तो फिर दोस्त, हम तुम्हें एक तकलीफ और भी देते हैं कि हमारी वापसी तक हमारे घोड़ों का ख्याल रखना, ताकि हमें वापस आने के बाद सफर की तकलीफ ना हो। वजीरजादे ने कहा, ओ हाँ वाकई ये बहुत जरूरी है, वरना हमें शहर पहुंचने तक बेहद तकलीफ होगी। शहजादे ने सर हिलाते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे घोड़े महफूज रहेंगे। मेरी रियाया बोने उनका ख्याल रखेंगे। बोने शहजादे ने कहा, और शहजादे फिरोज और वजीरजादे बख्तबेदार ने उसका शुक्रिया अदा किया। और फिर वजीरजादे बख्तबेदार ने कश्ती समंदर में डाली और वो दोनों उसमें सवार हो गए। कश्ती तेजी से समंदर की तरफ बढ़ने लगी। बोना शहजादा वहीं साहिल पर खड़ा रहा जब तक वो नजर आता रहा। शहजादा फिरोज और वजीरजादा बख्तबेदार हाथ हिला हिला कर उसे अलविदा कहते रहे, और जब वो नजर आना बंद हो गया तो वो दोनों इत्मीनान से कश्ती में बैठ गए, जहां हल्की फुल्की कश्ती खासी तेज रफ्तारी से समंदर के अंदर बढ़ी चली जा रही थी। ये बोना शहजादा भी बड़े वक्त पर काम आया है, वरना तो बड़ी परेशानी हो जाती। शहजादा फिरोज ने बख्तबेदार से मुखातिब होकर कहा, अल्लाह ताला जब मदद करता है तो ऐसे ही असबाब पैदा कर देता है। अब महेश बूटी के जहरीले धुएं से बचने का कोई रास्ता नहीं। बख्तबेदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और शहजादे ने सर हिला दिया। कश्ती समंदर के अंदर तेज रफ्तारी से बढ़ी चली जा रही थी। शहजादा फिरोज और बख्तबेदार दोनों कश्ती में बैठे बड़ी दिलचस्पी से समंदर का नजारा कर रहे थे। इसी तरह शाम हो गई और सूरज दूर समंदर के अंदर डूबता नजर आ रहा था। सूरज डूबते वक्त समंदर के पानी का रंग पहले गहरा सुर्ख हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सुनहरा होता चला गया। सूरज जब पूरी तरह समंदर में डूब गया तो हर तरफ अंधेरा सा छाने लगा। कोई खाने की चीज है? मुझे तो भूख लग गई है, शहजादा फिरोज ने कहा। मेरे पास फल हैं, मैंने एक दरख्त से तोड़कर अपनी जेबों में भर लिए थे कि ना जाने कितना लंबा सफर हो। वजीरजादे बेदार बख्त ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जेबों से सुर्ख रंग के फल निकाल निकाल कर शहजादे के सामने कश्ती में ढेर करने शुरू कर दिए। ये छोटे छोटे फल थे जिनकी सतह पर सुर्ख रंग के कांटे से उभरे हुए थे। इन पर तो बड़े सख्त किस्म के कांटे हैं, ये कैसे खाए जाएंगे? शहजादे ने डरते डरते एक फल उठाते हुए कहा, और वजीरजादे ने एक फल उठाया और अपना खंजर निकालकर उससे फल के कांटे और सख्त जिल्द काट दी। अब अंदर से सुनहरे रंग का जेली नुमा गूदा निकल आया जो बेहद लजीज और मीठा था। शहजादे ने बड़े शौक से ये फल खाने शुरू कर दिए। फल चूंकि काफी मिकदार में थे, इसलिए शहजादे और वजीरजादे दोनों ने खूब पेट भरकर फल खाए। और फिर वजीरजादे ने अपनी कमर से बंधी हुई पानी की छागल उतारी और उसमें मौजूद पानी पहले शहजादे ने और बाद में वजीरजादे ने खूब जी भरकर पिया। इसके बाद शहजादे को तो नींद आने लगी। मैं तो अब सोता हूँ, मुझे तो नींद आ रही है, शहजादे ने जमाई लेते हुए कहा, और फिर वो कश्ती में लेट गया। वजीरजादे को भी नींद के झोंके आने लगे थे, इसलिए वो भी एक तरफ होकर लेट गया और थोड़ी देर बाद वो दोनों गहरी नींद सो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो वो दोनों ही चौंक कर उठ बैठे। वो सारी रात सोते रहे थे और अब सूरज समंदर में से उभर रहा था। हर तरफ रोशनी फैलने लगी थी। अरे वो देखो जजीरा, अचानक शहजादे ने चौंक कर कहा, और वजीरजादे ने भी देखा कि दूर एक जजीरे के आसार नजर आ रहे थे। उनकी कश्ती इसी जजीरे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वो दोनों गौर से उस जजीरे को देखने लगे जो आहिस्ता आहिस्ता वाजिया होता जा रहा था। ये वही सुर्ख जजीरा है शहजादा हजूर। इस पर सुर्ख रंग की पहाड़ी अब साफ नजर आने लगी है, जिस पर नीले रंग का धुआं सा फैला हुआ है, वजीरजादे ने कहा, और शहजादे ने सर हिला दिया। वो दोनों जजीरे पर उतरने की तैयारियां करने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी कश्ती जजीरे के करीब पहुंचकर साहिल से टकराकर रुक गई और वो दोनों अल्लाह का नाम लेकर कश्ती से निकलकर जजीरे पर उतर गए। वजीरजादे ने कमर से रस्सी खोलकर कश्ती को एक उभरे हुए मजबूत पत्थरों से बांध दिया ताकि वापसी के वक्त ये कश्ती काम आए। कश्ती को बांधने के बाद वो दोनों तेजी से उस सुर्ख पहाड़ी की तरफ बढ़ते चले गए। उस जजीरे पर दरख्त तो बेशुमार थे, किस्म किस्म के अजीबोगरीब फलों से भरे हुए दरख्त, लेकिन वहाँ कोई जानवर हत्ता कि कोई परिंदा तक नजर न आ रहा था। यूं लगता था जैसे उस जहरीले धुएं की वजह से वहाँ कोई जानदार जिंदा ना रह सका हो। वो दोनों तलवारें संभाले तेजी से आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वो सुर्ख पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। ये पहाड़ी कुछ ज्यादा ऊंची न थी, इसलिए वो आसानी से पहाड़ी पर चढ़ गए। पहाड़ी की चोटी नीले रंग के धुएं में लिपटी हुई थी और वहाँ कुछ भी नजर न आ रहा था, लेकिन उन दोनों ने चूंकि बोने शहजादी की दी हुई बूटी के पत्ते खाए हुए थे,
اس لیے زہریلے دھوئیں کا ان پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، لیکن ابھی وہ چوٹی سے تھوڑی ہی دور تھے کہ اچانک شاں شاں کی زوردار آوازیں چوٹی پر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی سنائی دیں۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ وہ دونوں یہ آوازیں سن کر ٹھٹک کر رک گئے۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ بیدار بخت شہزادے نے حیران ہو کر بیدار بخت سے پوچھا، اور پھر اس سے پہلے کہ بیدار بخت کوئی جواب دیتا، اچانک ان دونوں نے ایک بڑی سی چٹان کو لڑک کر چوٹی پر سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ یہ چٹان اتنی بڑی چٹان تھی کہ اگر ان سے ٹکرا جاتی تو ان دونوں کے جسم کیما بن کر رہ جاتے۔ چٹان انتہائی تیز رفتاری سے نیچے آ رہی تھی۔ چٹان کو دیکھتے ہی وہ دونوں چیختے ہوئے تیزی سے ایک طرف کو بھاگے تاکہ چٹان کی زد سے محفوظ رہ سکیں، لیکن دوسرے لمحے ان کے حلق سے خوف کے مارے زوردار چیخیں بلند ہو گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بھاگ کر ایک طرف ہوئے تھے، لڑکتی ہوئی چٹان کا رخ بھی مڑ گیا تھا اور اب وہ دوبارہ ان کی سیدھ میں آ رہی تھی۔ اب تو خوف کے مارے ان کی گھگی بن گئی اور انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے ایک بار پھر بھاگے، لیکن اس کے ساتھ ہی چٹان نے ایک بار پھر اپنا رخ بدل لیا اور اب چٹان ان کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ شہزادہ فیروز اور بیدار بخت دونوں بے اختیار رک گئے، کیونکہ اب بھاگنے کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی، اور اسی لیے بیدار بخت کے ذہن میں ایک تجویز آ گئی۔ بیٹھ جائیے شہزادہ حضور، بیٹھ جائیے، بخت بیدار نے چیخ کر کہا، اور شہزادہ بے اختیار زمین پر بیٹھ گیا۔ بیدار بخت بھی تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ چٹان ان دونوں سے ٹکرانے سے پہلے اس تلوار سے ٹکراتی، پھر جیسے ہی بھاری چٹان لڑکتی ہوئی ان کے قریب آئی، وہ بیدار بخت کی تلوار سے ٹکرائی اور بیدار بخت نے اپنی پوری طاقت لگا کر تلوار کو اونچا کرنے کی کوشش کی۔ گو چٹان بے حد بھاری اور بڑی تھی، چونکہ وہ اوپر سے نیچے لڑکتی ہوئی آ رہی تھی، اس لیے تلوار کا جھٹکا لگنے سے وہ یک لخت اچھلی اور بیدار بخت کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ گئی، لیکن چٹان اچھلنے کی وجہ سے ان کے جسموں کے اوپر سے گزر کر نیچے جانے لگی۔ وہ دونوں اس کی زد میں آنے سے بال بال بچ گئے۔ بہت خوب بیدار بخت، بہت خوب، شہزادے نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور بیدار بخت بھی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چٹان اسی طرح لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی اور پھر ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ بیدار بخت کی تلوار پتھروں میں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور ظاہر ہے اب وہ بیکار ہو چکی تھی۔ یہ کیسی چٹان تھی اور کس نے لڑکائی تھی؟ شہزادے نے کہا۔ معلوم نہیں شہزادہ حضور، بہرحال اللہ کی مہربانی ہو گئی ہے، ورنہ ہم یقیناً مارے جاتے، وزیر زادے نے کہا۔ ہاں، تمہاری عقل نے عین موقع پر کام کیا اور ہماری جانیں بچ گئیں، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں دوبارہ اوپر کو چڑھنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ چوٹی پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چوٹی کے عین اوپر ایک چٹان کے اندر گڑھا سا بنا ہوا ہے، اس میں ایک پودا موجود ہے جس کی پتیوں میں سے مسلسل نیلے رنگ کا دھواں نکل رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اس پودے کی ایک پتی توڑی۔ پتی ٹوٹتے ہی ایسی آواز پودے سے نکلی جیسے کسی نے چیخ ماری ہو، اور جس جگہ سے پتا ٹوٹا تھا وہاں سے نیلے رنگ کا پانی ابلنے لگا۔ شہزادے نے جلدی سے تیر کی نوک اس پانی کے ساتھ لگائی، اور جب نوک پر چڑھی ہوئی لوہے کی ٹوپی نیلے رنگ کے پانی میں اچھی طرح ڈوب گئی تو اس نے تیر ہٹا لیا۔ اب تیر کی نوک گہرے نیلے رنگ کی ہو گئی تھی۔ شہزادے نے دوسرا تیر نکالنا چاہا، مگر اسی لمحے زائیں کی تیز آواز ابھری اور پودا اسی چٹان کے اندر غائب ہو گیا۔ اب چٹان کی سطح بالکل برابر ہو گئی تھی۔ اب واپس چلیں شہزادہ حضور، میرے خیال میں اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، وزیر زادے نے پودے کو غائب ہوتے دیکھ کر کہا، اور شہزادے نے بھی سر ہلا دیا۔ اس نے نیلے رنگ کی نوک والا تیر احتیاط سے اپنی ترکش میں رکھا اور پھر وہ مڑ کر تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب ان کے پاس ایسا تیر موجود تھا جس کی نوک مہیش بوٹی کے زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے اترتے چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے وہ چٹان بھی پڑی ہوئی دیکھی جو ان پر گرنے لگی تھی۔ وہ دونوں اس چٹان کے قریب سے ہو کر جیسے ہی آگے بڑھے، اچانک چٹان کو حرکت ہوئی اور پھر وہ دونوں اچھل کر ایک طرف ہٹے۔ ان کا خیال تھا کہ چٹان شاید ان کے پیچھے آئے گی، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چٹان ان کے پیچھے آنے کی بجائے اچھل کر پہاڑی پر چڑھنے لگی تھی۔ وہ یوں اوپر چڑھتی جا رہی تھی جیسے کوئی لوہا مقناطیس کی طرف آتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ کمال ہے، عجیب چٹان ہے، شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ شاید مہیش بوٹی کی حفاظتی چٹان ہے، ہم تو اس سے بچ گئے ہیں۔
अब अगर कोई और ऊपर चढ़ेगा तो ये फिर उस पर गिरेगी। वजीरजादे बेदार बख्त ने कहा और शहजादे ने सर हिला दिया। फिर वो दोनों तेजी से चलते हुए जजीरे के किनारे पर पहुंचे। उनकी कश्ती वहां मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वो कश्ती में बैठे समंदर में सफर कर रहे थे। इस बार कश्ती उसी तरह जजीरे से दूर होती जा रही थी जिस तरह पहले वो जजीरे की तरफ खुद ब खुद बढ़ी जा रही थी। इसी तरह दिन और रात को सफर करने के बाद सुबह होते ही वो वापस उस साहिल पर पहुंच गए जहां वो बोने शहजादे को छोड़ गए थे। फिर जैसे ही वो साहिल पर उतरे, खुश आमदीद शहजादा फिरोज, मुबारक हो कि आप कामयाब लौटे हैं, एक झाड़ी से बोने शहजादे की आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक कर उस झाड़ी की तरफ देखने लगे। दूसरे लम्हे झाड़ी की ओर से बोना शहजादा निकलकर उनके सामने आ गया। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमाया थे। शुक्रिया बोने शहजादे, ये सब कुछ तुम्हारी मदद की वजह से हुआ है, वरना शायद हम इस जहरीले धुएं से हलाक हो जाते। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ साथ आप वजीरजादे बेदार बख्त का शुक्रिया अदा करें जिसकी अक्लमंदी ने आप दोनों को मौत से बचा लिया, वरना वो चट्टान आपको पीस कर रख देती। बोने शहजादे ने जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शहजादा हजूर, मैंने पहले ही बताया है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी खसूसियात अता की हैं कि हमें सब कुछ मालूम हो जाता है। इस चट्टान के मुतालिक तो मुझे पहले ही इल्म था, लेकिन इससे बचने का कोई हल मेरी छोटी सी अकल में ना आता था, इसलिए मैंने जानबूझकर आपसे उसका जिक्र ना किया था ताकि आप परेशान ना हो। लेकिन वजीरजादे ने वाकई उसका हल ढूंढ लिया। बोने शहजादे ने जवाब दिया और वजीरजादा खुश होकर उसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करने लगा। हमारे घोड़े? शहजादे ने इधर उधर देखते हुए कहा। आपके घोड़े सही सलामत है और जंगल में घास चर रहे हैं। बोने शहजादे ने कहा, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ। वजीरजादे ने कहा और फिर वो जंगल में भागता चला गया। शहजादा हजूर, जब आप शहजादी जरीन से शादी करें तो मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाएं, मैं खुशी से शरीक होऊंगा और शहजादी जरीन को मुबारकबाद दूंगा। बोने शहजादे ने कहा, जरूर, मगर हम तुम्हें कैसे दावत देंगे? शहजादे फिरोज ने कहा, आप बस मुझे दिल में याद करें, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। बोने शहजादे ने जवाब दिया और शहजादे ने उससे वादा किया कि वो उसे जरूर बुलाएगा। इतनी देर में वजीरजादा अपने घोड़े पर सवार और शहजादे के घोड़े की बाग पकड़े उन्हें भगाता हुआ वापस पहुंच गया। और फिर शहजादे फिरोज और वजीरजादे बेदार बख्त दोनों ने बोने शहजादे का शुक्रिया अदा किया और उससे इजाजत लेकर वहां से चल पड़े। अब जाहिर है उनकी मंजिल मुल्क दौलताबाद था जो वहां से सैकड़ों मील दूर था। शहजादा फिरोज और वजीरजादा बख्त बेदार 1 माह तक सफर करने के बाद आखिरकार मुल्क दौलताबाद की हदूद में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि उस मुल्क के लोग सहमे सहमे से लगते थे। वहाँ वो चहल पहल न थी जैसी कि दूसरे मुल्कों में होती है। वो दोनों एक सराय में ठहर गए। बेदार बख्त ने सराय के मुलाजिम से लोगों के सहमे सहमे रहने की वजह पूछी तो उसने बताया कि यहाँ अक्सर खूबसूरत बच्चे गायब हो जाते हैं और खूबसूरत नौजवानों की लाशें हर दूसरे तीसरे रोज सड़कों पर पड़ी हुई मिलती हैं, जैसे उनको सांपों ने काटा हो। हालांकि आज तक यहाँ कोई सांप नजर नहीं आया। लोग इस वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं कि ना जाने किस वक्त उनका बच्चा गायब हो जाए या वो खुद सांप के जहर का शिकार बन जाए। यहाँ के बादशाह उसका कोई हल नहीं करते। वजीरजादे ने कहा, बादशाह सलामत बूढ़े हैं, वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। यहाँ उनकी बेटी शहजादी रानी हुकूमत करती है। वो बेहद जालिम औरत है। जो कोई उसके पास शिकायत लेकर जाता है वो उसे फौरन हलाक करवा देती है। मुलाजिम ने सहमे हुए लहजे में कहा, यहाँ कभी कोई सांप नजर नहीं आया? वजीरजादे ने पूछा, सिर्फ साल में 1 बार 2 सांप नजर आते हैं और वो दिन होता है जब रात और दिन बराबर होते हैं जैसे कल हो रहे हैं। उस रोज शहजादी रानी ऐन दोपहर के वक्त अपने महल के झरोके में अपनी कनीजों समेत आकर बैठ जाती है। उस वक्त किसी मर्द को महल में दाखिल होने की इजाजत नहीं होती। बाकी झरोकों में भी शहजादी की कनीजें मौजूद होती हैं। फिर एक खौफनाक सा नाग कहीं से निकल कर आता है और शहजादी के गले में लटक जाता है। इसके बाद एक इंतहाई खूबसूरत सा सांप उस झरोके के पीछे नजर आता है और फिर वो बिजली की सी तेजी से उड़ता हुआ झरोके में शहजादी के पास पहुंच जाता है और उसके पास कुंडली मारकर बैठ जाता है। उस वक्त शहजादी भी सांप की तरह आवाजें निकालती हैं। थोड़ी देर बाद वो खूबसूरत सांप उड़कर वापस नीचे आता है और गायब हो जाता है और वो सांप जो शहजादी के गले में लटका हुआ होता है वो भी उतरकर गायब हो जाता है।
इन सांपों के खौफ की वजह से उस रोज पूरे शहर में हर शख्स अपने अपने घर में बंद हो जाता है, कोई बाहर नहीं निकलता। जब दोनों सांप गायब हो जाते हैं तो फिर लोग बाहर निकलते हैं, और आप दोनों चूंकि अजनबी हैं, इसलिए मैं आपको भी हिदायत करूंगा कि आप भी अपनी जानों का ख्याल रखें। मुलाजिम ने उसे समझाते हुए कहा, और वजीरजादे ने सर हिला दिया और फिर उसे इनाम देकर रुखसत कर दिया। हम बड़े वक्त से यहाँ पहुंचे हैं शहजादा हजूर, अगर कल का दिन निकल जाता तो हमें मजीद 1 साल का इंतजार करना पड़ता। वजीरजादे ने आकर शहजादे को सारी तफसील बताते हुए कहा, और शहजादा भी खुश हो गया कि वाकई सही वक्त पर पहुंच गए हैं। अब शहजादा हजूर, आपके सच्चे निशाने पर ही सारे काम का इन्हसार है। अगर आपका निशाना चूक गया तो फिर हम दोनों को मौत से कोई ना बचा सकेगा। वजीरजादे ने कहा, तुम फिक्र ना करो बेदार बख्त, तुम जानते हो कि मेरा निशाना कितना सच्चा है, और फिर मैं पूरी तवज्जो से निशाना लगाऊंगा। बस तुम वहां पहुंचकर ख्याल रखना कि जैसे ही मन का सांपों की शहजादी के मरते ही उसके गले से निकले, तुमने उसे झपट कर फौरन ही वहां से निकल आना है, ताकि लोगों के बाहर आने से पहले ही हम इस शहर की हदूद से बाहर निकल जाएं। चुनाचे पूरा मंसूबा बनाकर वो दोनों सो गए। दूसरे रोज सुबह को शहजादे ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उन्हें उनके मकसद में कामयाब कर दे। इसके बाद वो दोनों तैयार होकर सराय से बाहर आ गए। चूंकि उन्होंने सराय में वापस ना आना था, इसलिए उन्होंने अपना सामान भी साथ ले लिया, और सराय वालों को भी यही कहा था कि वो शहर की सैर करने के बाद वापस चले जाएंगे। सराय के मालिक ने भी उन्हें दोपहर से पहले शहर से जाने के लिए कहा, और वो दोनों सर हिलाते हुए वहां से चल पड़े। सराय से निकलकर वो दोनों पहले शाही महल पहुंचे, और उन्होंने घूम फिर कर महल को चारों तरफ से देखा, और उसके साथ ही शहजादे ने महल के करीब ही एक बाग को ताड़ लिया, ताकि वो घोड़े समेत वहां छुप जाए, ताकि ऐन मौके पर झरोके के नीचे पहुंच जाए, वरना हो सकता था कि नागरानी उसे देखकर पहले ही गिरफ्तार करवा देती। जब दोपहर होने लगी तो बाजार और गलियां तेजी से खाली होने लगी। हर शख्स अपने अपने घरों को भागने लगा। मेरा ख्याल है अब सांपों के शहजादे के आने का वक्त हो गया है, मैं बाग में छुप जाता हूँ, तुम अंगूठी पहनकर महल के अंदर दाखिल हो जाओ। शहजादे फिरोज ने वजीरजादे बख्त बेदार से मुखातिब होकर कहा, और वजीरजादे ने सर हिला दिया। फिर शहजादा अपने घोड़े समेत उस खाली बाग में छुप कर खड़ा हो गया। वजीरजादे ने भी अपना घोड़ा वहीं दरख्त के साथ बांध दिया। उन्होंने यही मंसूबा बनाया था कि शहजादा सांपों के शहजादी को महेश बूटी के जहर वाला तीर मारते ही घोड़ा दौड़ाते हुए वापस उस बाग में आ जाएगा, और वजीरजादा भी मन का लेकर वापस उस बाग में पहुंचेगा, और फिर वो दोनों यहाँ से घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकल जाएंगे। वजीरजादे की अपनी तलवार चूंकि उस चट्टान की वजह से जाया हो गई थी, इसलिए उसने हिफाजत के ख्याल से शहजादे की तलवार लेकर अपनी कमर से बांधी, और फिर जेब से अंगूठी निकालकर उसने उंगली में पहन ली। अंगूठी पहनते ही वो शहजादे की नजरों से गायब हो गई। खुदा हाफिज शहजादा हजूर। वजीरजादे की आवाज बाग के दरवाजे के करीब सुनाई दी, और शहजादे ने भी ऊंची आवाज में उसे खुदा हाफिज कहा, और फिर शहजादा घोड़े समेत बाग की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। महल का पिछला झरोका उसे यहाँ से साफ नजर आ रहा था। उसने जेब से बुजुर्ग का दिया हुआ सब्ज रंग का कपड़ा निकाला, और उसे हाथ में रखकर उसने कमान उतारी, और तरकश से वो तीर निकाला जिसकी नोक महेश बूटी के जहर में बुझी हुई थी, और फिर तीर को कमान में जोड़कर वो झरोके की तरफ देखने लगा। अभी झरोका खाली पड़ा हुआ था, नागरानी भी अभी वहां ना पहुंची थी। शहजादा फिरोज इंतजार में खड़ा रहा और झरोके की तरफ देखता रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने देखा कि एक बदसूरत सी औरत जिसने गले में कीमती मोतियों के हार पहने हुए थे, उस झरोके में आकर बैठ गई। दूसरे झरोकों में भी अब औरतें नजर आने लग गई थीं। शहजादा तैयार हो गया, और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नागरानी के गले में एक खौफनाक सा सांप लटका हुआ नजर आने लगा था। उस सांप को देखते ही शहजादा समझ गया कि ये सांपों के शहजादे का दोस्त बुशर नाग है। उसका मतलब था कि किसी भी लम्हे सांपों का शहजादा वहां पहुंचने वाला है। शहजादे फिरोज ने अल्लाह का नाम लेकर घोड़े को एड़ लगाई और बाग के दरवाजे से निकलकर महल के उस झरोके की तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही वो झरोके के करीब पहुंचा, उसने महल की दीवार के साथ एक इंतहाई खूबसूरत सांप को देखा। उसने जल्दी से कमान को सीधा किया और तीर को खींचा। दूसरे लम्हे साए की तेज आवाज से वो खूबसूरत सा सांप, जो यकीनन सांपों का शहजादा था, फिजा में बुलंद हुआ। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकने में वो काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। शहजादे ने इंतहाई तेजी से तीर को खींचा
اور پھر اللہ کا نام لے کر اس نے اندازہ لگایا کہ جب تک تیر اس جھروکے تک پہنچے گا سانپو کا شہزادہ بھی وہاں تک پہنچ جائے گا، اور اب ساری بات اس انداز پر ہی منحصر تھی۔ اس نے تیر چلا دیا، سائیں کی تیز آواز سے تیر کمان سے نکلا اور پھر دوسرے ہی لمحے شہزادے نے خوشی سے زوردار نعرہ مارا، کیونکہ اس کا نشانہ بالکل سچا ثابت ہوا تھا۔ تیر ٹھیک سانپو کے شہزادے کی گردن میں گھس گیا تھا اور سانپو کا شہزادہ پھڑکتا ہوا تیر سمیت الٹ کر واپس گرا۔ اسی لمحے جھروکوں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی اور شہزادے نے دیکھا کہ بھوشرناگ نے غصے میں آ کر سانپو کی شہزادی کو ڈس لیا تھا اور وہ چیختی ہوئی زمین پر گر گئی تھی۔ اس کی کنیزوں نے بھی شور مچا دیا تھا۔ سانپو کا شہزادہ جیسے ہی نیچے گرا اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب شہزادے فیروز نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تیزی سے گھوڑا موڑ کر واپس باغ میں آ گیا۔ اب اسے بڑی بے چینی سے بخت بیدار کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز باغ کے دروازے پر سنائی دی۔ مبارک ہو شہزادہ حضور، میں نے ناگ رانی کا منکا حاصل کر لیا ہے۔ وزیر زادے بخت بیدار کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے وہ نظر آنے لگا۔ اس نے انگوٹھی اتار دی تھی۔ کہاں ہے وہ منکا؟ شہزادے نے بے چین لہجے میں پوچھا اور وزیر زادے نے دوسرے ہاتھ کی مٹھی شہزادے کے سامنے کھول دی۔ اس مٹھی میں ایک سنہرے رنگ کا خوبصورت سا منکا موجود تھا۔ شہزادے نے جلدی سے وہ منکا اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور پھر زور سے اسے مٹھی میں رکھ کر دبایا تو منکے میں سے خون کے 2 قطرے نکل کر گھوڑے کی زین پر پڑے اور دوسرے لمحے لوہے کی زین خالص سونے کی بن گئی، اور یہ دیکھتے ہی شہزادہ فیروز نے خوشی سے نعرہ مارا، اب یہاں سے نکل چلیں شہزادہ حضور، کیونکہ ناگ رانی کے مرتے ہی پورے محل میں بھگدڑ مچ گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ جو اپنے آپ کو اس کا باپ سمجھتا ہے ہمیں پکڑوا لے۔ بیدار بخت نے کہا اور شہزادے نے سر ہلاتے ہوئے منکے کو اپنی جیب میں حفاظت سے رکھا۔ بیدار بخت نے گھوڑے کو درخت سے کھولا اور پھر اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے باغ سے باہر آئے اور شہر کے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ شہر والے اب گھروں سے نکل کر شاہی محل کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ شاید انہیں بھی ناگ رانی کی موت کا علم ہو گیا تھا۔ چونکہ وہ سب افراتفری میں تھے اس لیے ان دونوں کو کسی نے نہ روکا اور وہ تھوڑی دیر بعد شہر کی حدود سے باہر آ گئے۔ اب چونکہ وہ کامیاب واپس آ رہے تھے اس لیے انہوں نے زیادہ سفر تیزی سے طے کیا اور پھر 1 ماہ کی بجائے وہ 20 روز بعد ہی ملک روم میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں شہزادی زریں رہتی تھی، اور انہوں نے وہاں پہنچتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ روم کے بادشاہ سلیمان کی لگائی ہوئی شرط پوری کر کے آئے ہیں اور وہ ناگ رانی کا منکا لے کر آئے ہیں۔ ان کا اعلان سنتے ہی پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ سب شہزادہ فیروز کو اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ بات روم والوں کے لیے زیادہ خوشی کی تھی کہ یہ کامیابی ہمسایہ ملک کے شہزادے نے حاصل کی ہے۔ جب بادشاہ کو اس اعلان کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً دربار عام لگانے کا حکم دے دیا اور شہزادہ فیروز اور بیدار بخت کو اس دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ اس دربار میں شہزادی زریں بھی پہنچ گئی، کیونکہ اسے بھی شہزادہ فیروز کی کامیابی کی اطلاع مل چکی تھی، اور وہ چونکہ خود بھی شہزادہ فیروز کو پسند کرتی تھی اس لیے خوشی سے اس کا چہرہ بھی دمک رہا تھا۔ دربار عام میں شہزادہ فیروز نے بادشاہ کو شاہی سلام کرنے کے بعد بڑے ادب سے ناگ رانی کا منکا جیب سے نکال کر پیش کیا۔ اسے پرکھا جائے کہ کیا واقعی یہ ناگ رانی کا منکا ہے؟ بادشاہ نے وزیر اعظم سے مخاطب ہو کر کہا، اور وزیر اعظم نے سر ہلاتے ہوئے منکا بادشاہ کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اپنی تلوار نکال کر اس نے زمین پر رکھی اور منکے کو مٹھی میں رکھ کر زور سے دبایا۔ دوسرے لمحے منکے سے خون کے چند قطرے نکل کر اس تلوار پر پڑے اور پھر پورا دربار خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا، کیونکہ جیسے ہی قطرے تلوار پر پڑے تھے تلوار سونے کی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے خوشی سے اٹھ کر شہزادے کو گلے سے لگا لیا۔ وہ شہزادہ فیروز کے بہادرانہ کارنامے پر بے حد خوش تھا، اور ساتھ ہی اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس کے ہمسایہ ملک کا شہزادہ اس شرط پر پورا اترا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے شہزادہ فیروز اور شہزادی زریں کی شادی کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ پورے ملک میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ شہزادے نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے والد کو یہ خوشخبری سنائے اور پھر بارات لے کر آئے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ شہزادہ اور بیدار بخت اپنے ملک واپس پہنچے۔ ان کی کامیابی کی خبر وہاں ان سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ اس کے والد نے بھی اسے سینے سے لگایا اور پھر وہ اپنے بیٹے کی بڑی زبردست بارات لے کر ملک روم میں پہنچا۔
شہزادے نے بونے شہزادے کو بھی دل میں یاد کیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا، اور پھر شہزادہ فیروز اور شہزادی زریں کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور دونوں ملکوں میں اس قدر جشن منائے گئے کہ مہینوں تک جشن ہی ختم نہ ہوئے، اور اس شادی سے دونوں ملک ایک ہو گئے، اور شہزادہ فیروز دونوں ملکوں کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے بیدار بخت کو اپنا وزیر اعظم مقرر کر دیا، اور اس طرح ہنسی خوشی ان سب کی زندگیاں گزرنے لگیں۔